ओके। हाँ जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करिकुलम एंड डेवलपमेंट। करिकुलम एंड डेवलपमेंट के पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करिकुलम का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है क्यूरर, जिसका मतलब है अ रेस। ठीक है। और अगर हम इसको एज अ होल एक मीनिंगफुल सेंटेंस में लें तो द कोर्स ऑफ अ रेस, या कुछ जगहों पे टू रन, टू प्रोसीड के मीनिंग्स में यूज़ होता है। अ प्लेस ऑफ रन, या रन प्लेस। ठीक है, अ प्लेस टू प्रोसीड, इस तरह के मीनिंग्स में भी स्टार्ट होता है। और इसके सिनोनिमस जो वर्ड है वो यहाँ पर मैंने बताया में कोर्स प्लानिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है करिकुलम। ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें किसी भी कोर्स को में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है ये जो प्रोसेस है ये क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये जो आपका होल जो इन्वायरमेंट है उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स अब लेट ज्वाइन कर रहे हैं बार बार। ओके। इट इज़ अ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये प्लान्ड इसलिए है कि करिकुलम जो होता है एक्चुअल में वो एक हमारी किसी भी एक्सपीरियंस से बिफोर जो है वो प्लानिंग होती है। तो इसलिए इसे प्री प्लान्ड कहते हैं। और हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस का यहाँ पर बार बार ज़िक्र आएगा कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो चीज़ें जो हम किसी भी लर्निंग इन्वायरमेंट में सीखना चाह रहे हैं या एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, उनकी जो भी प्लान डॉक्यूमेंटेशन होगी वो करिकुलम कहलाते हैं। और इन इसको अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो सिंपली आप कह सकते हैं अ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं और मुझे फिर डिस्टरबेंस भी हो रही होती है। ओके। प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए डॉक्यूमेंट और इट इंक्लूड्स रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग दैट डॉक्यूमेंट। यानी जब आप इस डॉक्यूमेंट या इस करिकुलम पर अमल करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तब आप वो एक्सपीरियंसेस एज अ रिज़ल्ट गेन करते हैं जो आप उस लर्निंग इन्वायरमेंट में, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लर्न करने जा रहे हैं। अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन को देखें ब्रॉडली, जो है सिंपली हम इसे ये भी कह सकते हैं द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन एन एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस का ओवरऑल जितना भी टोटल है या सम है, वो तमाम चीज़ें इस प्लान्ड डॉक्यूमेंट में जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये इसमें आपका ये समझ लें, अभी हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कोर्स, सिलेबस, कंटेंट, इन चीज़ों को। तो ये करिकुलम जो है ये उन सब का टोटल होता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट आपका जो है जो कोर्स हो गया, जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, वो सब इसमें इंक्लूड्स होते हैं। लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, आपका जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो कंटेंट एरियाज हैं, उन सब का ये जो एज अ होल टोटल जो है वो करिकुलम कहलाता है। एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। जी। ये लास्ट रिपीट कीजिएगा, द टोटलिटी ऑफ हाँ, जो द भी आपने टोटलिटी उसको ऑफ बोला। स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। ओके मैम। अच्छा जी।
अब स्मिथ के अकॉर्डिंग जो है ये करिकुलम के कुछ स्टेप्स थे जो बहुत कॉमन हैं। आगे हम अगर कोई आगे जो हम मॉडल्स वगैरह डिस्कस करने जाएंगे, वो मॉडल्स जो हैं वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। ये समझ लें ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं जो हर मॉडल में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करने की वजह भी यही है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो स्टेप्स हैं ये हैं क्या एक्चुअल में, क्योंकि ये वर्ड्स बार-बार जो हैं करिकुलम डेवलपमेंट में यूज़ होंगे। तो स्मिथ के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करता हुआ कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स है, ठीक है? आपको पता है आप किस करिकुलम एक किस्म का एक रिसर्च वे ही है जिसमें आप अपने जितने भी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो नीड्स हैं, जो भी आपको फुलफ़िल करना चाह रहे हैं आप, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप वही होता है कि आपको ये पता हो कि आपके इदारे की जो नीड्स हैं, वो क्या हैं, ठीक है? आप वो जब आप डायग्नोस कर लेंगे कि ये नीड्स हैं, देन सेकंड स्टेप पर आएँगे फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन्हीं नीड्स को देखते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफ़ाई करेंगे कि आपकी नीड्स ये हैं, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है? आपका पर्पस क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप उनको फ़ॉर्मूलेट कर लेंगे। थर्ड स्टेप पर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आपने जो भी कंटेंट है रिलेटेड टू दीज़ ऑब्जेक्टिव्स, आप उनके अकॉर्डिंग जो है उस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने एक कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो टॉपिक एक किस्म का उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने स्टडी करनी है वो आपकी नीड हो जाती है, ठीक है? अब आप उसमें से ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं, आपने कौन-कौन सा मतलब चीज़ें उसमें से स्टडी करनी है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। उसके बाद आप लोग जो है अब उसमें कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। कंटेंट फॉर एग्जांपल आप अपने सामने ये रख लेते हैं कि आपने फ़लाँ-फ़लाँ बुक में से है ये जो है इस टॉपिक के बारे में डाटा फाइंड करना है। वो सारा आपने निकाल लिया, वो सिलेक्शन प्रोसीजर आ गया आपका उस कंटेंट का। उसके बाद ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ कंटेंट है। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ कंटेंट में ये जो कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है उस कंटेंट को अब आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे सीक्वेंस से, ठीक है? अपने जो भी है आप सिंपल आपको पता है कि अगर आप स्टूडेंट के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टडी या कोई टॉपिक फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाएँगे, ठीक है? जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हीं स्लाइड को देखते हुए मैं बताऊँ मैं अगर कहूँ तो मैंने करिकुलम का सबसे पहले बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर किया है, ठीक है? पहले मैंने ये सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अब मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज़ कैसे कर रही हूँ? पहले मैंने उसका जो इंट्रोडक्शन है वो वहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में रख लिया। उसके बाद मैं जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं कोई करिकुलम डिज़ाइन करने के, वो मैंने सिंपली आपके सामने यहाँ पर कर लिए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ द कंटेंट हो जाता है। समझ आ गई ये बात? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। हमारी ओके, उसके बाद है फिफ्थ स्टेप पर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब आप यहाँ पर स्टूडेंट जो आपने कंटेंट शामिल किया है उससे स्टूडेंट क्या चीज़ें लर्न कर रहा है, ठीक है? उनके जो भी एक्सपीरियंस या जो भी लर्निंग सिचुएशन वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद उन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे अब। एक स्टेप में ये सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? पहले कंटेंट सेलेक्ट किया, देन उसे ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें सेलेक्ट किया, देन उनको ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद 7 स्टेप में डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवैल्यूएट एंड ऑफ द वेज़ एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट। यानी 7 स्टेप पे फाइनल जो है इवैल्यूएशन स्टेप इंक्लूड हो रहा है कि आपने यहाँ पर इवैल्यूएट किया कि जो भी आपने करिकुलम डिज़ाइन किया था, वो करिकुलम आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प आउट हुआ या नहीं हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सका या नहीं कर सका, ठीक है? ये सारे जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आकर आपने इवैल्यूएट कर लेनी है।
ये बेसिक स्टेप्स हैं आपके करिकुलम डेवलपमेंट के, ठीक है? अब आगे हम जब भी जो भी मॉडल्स पढ़ेंगे उनमें इन्हीं में से कुछ स्टेप्स इंक्लूड होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है? तो लेकिन जो ये 7 जो है ये ओवरऑल प्रोसीजर है एक करिकुलम डेवलपमेंट का। अच्छा जी, अब हम स्टडी करते हैं ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं करिकुलम में। कुछ टर्म्स हैं करिकुलम, सिलेबस, कोर्स, टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शंस। करिकुलम जैसा कि मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि आपके जो सम ऑफ ऑल प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या टोटल टोटल स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं, या इसे ये भी कह सकते हैं डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम इंटेंट, यानी आपके जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो होती है वो करिकुलम कहलाती है, ठीक है? सिलेबस क्या होता है? सिलेबस जो हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी, इसे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जा सकता है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स भी कहा जा सकता है, ठीक है? और इसे लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स कहा जा सकता है, लिस्ट ऑफ कंटेंट एरियाज विच आर टू बी असेस्ड, ठीक है? जो आप लोग असेस करने जा रहे हैं वो जितने भी कंटेंट एरियाज हैं वो होते हैं। सिलेबस में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स शामिल होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप सिलेबस का वर्ड यूज़ करते हैं अपने आम सेंटेंस में। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश के रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने माइंड में कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखना है कि आप कहते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ठीक है? तो यानी आप उसका कंटेंट एरिया पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, कौन-कौन से कंटेंट शामिल हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो सिलेबस कहलाती है, ठीक है? और अगर आप ये पूछें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका उसका सिलेबस क्या है, तो उसका मतलब क्या है कि जो बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो जो हम आम ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो तब आपको ईज़िली समझ में आएगा कि हम यही पूछते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उर्दू का सिलेबस क्या है। तो उसका मतलब यही होता है कि हम इंग्लिश के जो हैं कंटेंट्स या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी चीज़ें हैं हम उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि हमने कौन-कौन से एरिया को कवर करना है। कोर्स क्या होता है? कोर्स का हम सिंपल कहते हैं 8th क्लास का कोर्स, एफएससी का कोर्स। तो इसका मतलब ये होता है लिस्ट ऑफ बुक्स या सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है? डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिन्हें हमने यानी कि वो जो सब्जेक्ट है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है सिलेबस की, यानी हर जो बुक है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कोर्स कहलाती है। तो सिंपली इसकी एग्जांपल यही है कि आप आम ज़ुबान में ये इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के 8th क्लास का कोर्स क्या है, ठीक है? तो इसमें पूरे कोर्स में हर सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, तो इसलिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स या सेट ऑफ सब्जेक्ट्स कोर्स कहलाते हैं। अब है टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक सिंपली अ प्रिस्क्राइब्ड बुक फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है? जो हमारी प्रिस्क्राइब बुक होती है, ठीक है? अब प्रिस्क्राइब बुक क्या होती है? विच कवर्स आइटम्स एज गिवन इन द सिलेबस। सिलेबस में जो भी कंटेंट डिस्कस किया गया है, बताया गया है, उसके तमाम कंटेंट्स जो होते हैं, उसके तमाम जो आइटम्स या टॉपिक्स होते हैं, वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है? अब मैंने आपसे डिस्कस किया था इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है? उसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ गए थे, तो इसलिए अब टेक्स्ट बुक को वो यही कह रहे हैं कि अब इंग्लिश की बुक जो है वो एक प्रिस्क्राइब बुक है जिसमें वो पूरा सिलेबस है इंग्लिश का वो इंक्लूड है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक के अंदर ये सिलेबस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। समझ आ रही है बात आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। मैम या हो रही है कंफ्यूजन, सब में ही हो रही है। अच्छा, सब में हो रही है। चलिए मुझसे मुझसे आप क्वेश्चन करें ना ताकि आप जैसे कोर्स टेक्स्ट बुक में, इसमें थोड़ा सा आप कोर्स एक्सप्लेन करें और सिलेबस। कोर्स और टेक्स्ट बुक में हो रही है। आप जी इन जी। वर्ड्स को ना मिक्सअप करें। कोर्स पूरा एक कोर्स होता है जिसमें इंग्लिश की टेक्स्ट बुक शामिल है, उर्दू टेक्स्ट बुक शामिल है, मैथ टेक्स्ट बुक शामिल है। उन तमाम टेक्स्ट बुक्स को मिलाकर उन तमाम का कॉम्बिनेशन जो है वो कोर्स कहलाता है, ठीक है? और टेक्स्ट बुक है ये सिंपल एक बुक होती है, ठीक है? जो हम स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं, और ये जो एक बुक होती है ये मतलब एक ही किसी रिकमेंडेड बुक का सिलेबस होता है, ठीक है?
सिलेबस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि सिलेबस क्या होता था, लिस्ट ऑफ कंटेंट या टॉपिक्स रिलेटेड टू वन बुक। अब आपने सिलेबस डिसाइड किया है इंग्लिश का, कि इंग्लिश के सिलेबस में ये टॉपिक्स शामिल हैं, ठीक है। अब आपने वो लिस्ट तो बना दी है, उसके बाद आपने सोचा कि मैंने जो लिस्ट बनाई है, बजाय ये कि स्टूडेंट इधर उधर से सर्च करें अपने इंग्लिश के सिलेबस को, मैं उसकी एक टेक्स्ट बुक डिज़ाइन कर लेती हूँ। आप उस तमाम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स या सिलेबस की एक टेक्स्ट बुक डिज़ाइन कर लेंगे, तो वो कहलाएगा टेक्स्ट बुक। क्लियर है? कोर्स में कोर्स को आप सिंपली कह लें सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, या लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इस तरह का आप कह लें। टेक्स्ट बुक का जो कम्बिनेशन होता है वो कोर्स कहलाता है, जबकि टेक्स्ट बुक सिंपल एक बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी मैम किसी क्लास का कोर्स, जैसे 9th का कोर्स, 10th क्लास का कोर्स। हाँ जी, बिल्कुल। कोर्स होता है क्लास वाइज, हम आम और जमाने में। फिर टेक्स्ट बुक स्पेसिफाई हो जाती है हर सब्जेक्ट की, हाँ जी, हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक हो एक जाती है, और उसमें जो उस बुक का सिलेबस होता है वो ही पूरा डिस्कस किया हुआ होता है, ठीक है। कोर्स ओवरऑल क्लास और टेक्स्ट बुक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट। जी जी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मैम जो एक है। दफा सिलेबस को थोड़ा डिफाइन करिएगा। अच्छा, सिलेबस को करती हूँ। सिलेबस ये है कि मैं अगर आपको कहती हूँ कि आप के जो है अब मैं एग्जांपल ना इन्हीं स्लाइड से देती हूँ। मैं आपको कहती हूँ करिकुलम का सिलेबस ये है, और मैंने आपके सामने सारे सब चीज़ें हैं ना ये सामने रख दी कि करिकुलम में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रख दी, तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बल्कि मैं शुरू से एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं लेक्चरशिप की। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये जो है बुक्स इंक्लूड हैं, तो वो पूरा एक कोर्स कहलाएगा आपका लेक्चरशिप के उसके लिए प्रिपरेशन का एक कोर्स, ठीक है। उसके बाद जब जो है अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ करिकुलम, तो मैं उसकी कोई बुक रिकमेंड करती हूँ, तो वो टेक्स्ट बुक कहलाएगी। अब मैं आपको उस बुक में से कुछ टॉपिक्स हैं वो कर देती हूँ कि ये टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, तो वो सिलेबस कहलाएंगे। समझ आ रही है? वो आपके उस सब्जेक्ट के टॉपिक जो हैं वो सिलेबस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल करिकुलम के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि मैंने पहले उसकी इंट्रोडक्शन आप लोगों ने करना है, उसके बाद आपने उसकी जो बेसिक प्रोसीजर है करिकुलम डेवलपमेंट का वो करना है, कुछ टर्म्स हैं वो करनी है, तो ये चीज़ें सिलेबस कहलाएंगी आपके करिकुलम का, यस मैम। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? सिंपली अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयड बाय टीचर्स, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ जो एक टीचर जो है स्टूडेंट को कहें कि वो परफॉर्म करें, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। और इसका भी पर्पस सिर्फ यही होता है इंस्ट्रक्शंस का कि स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को इन्हांस करे, ठीक है। ये जस्ट एक इंस्ट्रक्शन तो ऐसे कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया आपके सामने। अच्छा जी, अब हम जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं करिकुलम के, बेसिक एलिमेंट्स उनको डिस्कस करेंगे। 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, करिकुलम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सेंटर शो कर रहा है इसको, लर्निंग गोल्स। उसके बाद हैं कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसी चीज़ को शो कर रहा है। नेम डिफरेंट है, लेकिन जो है चीज़ एक ही है, लर्निंग गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को ही शो कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो हमारे कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर को शो कर रहा है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं जिन्हें हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं, और असेसमेंट है जो कि इवैल्यूएशन के नाम से भी यूज़ होती है। ये 4 जो हमारे हैं बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, और ये कंपोनेंट और एलिमेंट्स भी कहलाते हैं करिकुलम के। टू मीट द नीड्स ऑफ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट शुड टीचर्स कंसीडर व्हेन प्लानिंग देयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। किन किन बातों को जो टीचर है उन्होंने अपने माइंड में रखना होता है, तो उन्हें सबसे पहले लर्निंग गोल्स का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के जो लर्निंग गोल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसकी जो आपके जो पर्पज़ है आपका टीच करने का, उसका पर्पज़ क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिस मटेरियल कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर्स
को आप लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो मटेरियल कैसा है, ठीक है? वो इस टाइप के जो होंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंटेंट से रिलेटेड। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, आप अपने कौन-सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट को जो है जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो डिलीवर करने के लिए, उनको मटेरियल डिलीवर करने के लिए या उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो आप कौन-सा इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ करेंगे? उसके बाद है असेसमेंट एट द एंड, आप कौन-सी असेसमेंट टेक्निक्स हो गई या इवैल्यूएशंस हो गई, वो किस वे में, किन-किन तरीकों से आप कंडक्ट करेंगे, ये 4 चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हैं एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत कॉमन भी हैं और ये लाज़मी क्वेश्चन में कोई ना कोई इन 3 टर्म्स में से एक चीज़ पूछी भी जाती है एमसीक्यूज़ में कि एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है? Aims are general statements that provide direction and identify an intention to act, ठीक है? ये हमारी सिंपल जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे जो भी मतलब हमारी आती हूँ मैं चलो, जो हमारी मेरी बेटी सोती नहीं है मेरे बगैर, वो मुझे कह रही है आ जाओ मुझे सुला दो। ओके, जो भी हमारे इंटेंशंस या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? अब जो एम्स होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल में अगर हम एम्स की कोई एग्जांपल दें तो जो है एजुकेशन में एम्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्या लर्न करना जा रहा है और टीचर जो है वो क्या मतलब टीच करने जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये एम्स कहलाती है। उसके बाद गोल्स हैं, गोल्स हाई लेवल होते हैं, नॉन मेजरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है? ब्रॉड ओपन एंडेड मेजर ऑफ अचीवमेंट्स होती हैं ये, ठीक है? अब एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा-सा जो डिफरेंस है वो यही है कि एम्स जो होते हैं नेशनल लेवल होते हैं, ठीक है? इनके जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका जो ब्रॉड जो है वो नेशनल लेवल पर होती है। इसको ज़रा लॉन्ग टर्म होते हैं, आप सिंपली ये कह सकते हैं। इन्हें अचीव करने में टाइम लगता है। जो गोल्स होते हैं वो आप एक किस्म का समझ लें आपके स्कूल लेवल होते हैं, ठीक है? इसमें ये भी थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, हाई लेवल होते हैं, ठीक है? और इस हमारी डिग्री। हमारी डिग्री हो गई, हमारा एकेडमिक ईयर हो गया, हाँ ये जी, चीज़ें हमारी डिग्री गोल्स में आएगी। हाँ जी, गोल्स में आ जाएँगी। वो जो ओके। हमारा पूरा एकेडमिक ईयर होता है, ठीक है? उसके अलावा एम्स में हम इसको इस तरह लगा लेते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीबीएस का जो 1 ईयर है वो गोल्स में आ गया, सेकंड ईयर गोल्स में आ गया। पूरा ओवरऑल हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो चीज़ जो है वो हमारे एम्स में आ गई, ठीक है? कि हम किस फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, हमारा क्या वो है, वो एम हो गया हमारा। गोल इस थोड़े से स्पेसिफ़ाई हो जाते हैं एम से, लेकिन वो भी थोड़े हाई लेवल होते हैं और थोड़े ब्रॉडर होते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि इसमें जो स्कूल लेवल के होते हैं वो गोल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप क्लासरूम लेवल, ठीक है, की हद तक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव्स का जो मेन है आपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मोस्टली एक क्वेश्चन अब की बार भी पेपर में आया था, स्मार्ट की टर्म आई थी कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया स्मार्ट होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, यस मैम। आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम्ड, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स की खसूसियत है कि ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने मैम चाहिए एक जी। बात मैम, वो जो मैंने इसके वो पढ़े थे, जो सर ने बताए थे, वो था स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रैशनल, टाइम फ्रेम। किन्होंने बताए जी, थे? सर उमर ने। अच्छा, वैसे मैंने यही पढ़े हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ पेपर में, और मैंने खुद वो पेपर में अपीयर हुई थी और उसमें जो आंसर था वो भी यही था। वो हो सकता है कि वो जो सर बता रहे हो वो टर्म किसी और सब्जेक्ट में यूज़ हो रही हो। ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज की थी उन्होंने, ब्रॉडर ओके, टर्म ही यूज की थी। ओके। चलें, आप भी मैम इसको रिपीट अच्छा, कीजिएगा प्लीज। अटेनेबल और अचीवेबल सेम थिंग होती है। मीनिंग के लिहाज ओके, से और वो रैशनल भी।
लेकिन रैशनल जो है वो मेरे पास रियलिस्टिक में है। ओके, ठीक देख है मैम। लीजिएगा इसे आप। और दूसरा टाइम्ड है, और यानी टी कि फॉर जी, टी फॉर टाइम्ड, यानी कि टाइम। विद इन द टाइम, स्पेसिफिक टाइम आपका वो पर्पस अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम भी ओके। इम्पोर्टेंट लगता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 2 तरह के हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नाम से ही आपको पता चला, जनरल ब्रॉडर होते हैं थोड़े से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें ये समझ लें कि स्टूडेंट अपनी कोई स्किल है, उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम ज़्यादा कोशिशें करता है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो है, वो आप अपना सही करने जा रहे हैं, तो वो होंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल आप कॉग्निटिव स्किल्स जो है अपनी, वो मज़ीद अच्छी करने जा रहे हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो सिर्फ एक कॉग्निशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस है वो अच्छी करने जा रहे हैं, तो उसमें सारी आपकी स्किल्स आ जाएंगी, कॉग्निटिव आ जाएगी, इफेक्टिव, साइकोमोटर, इस टाइप की काफ़ी स्किल्स जो होंगी वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बन जाएंगी। क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है, हम लोग फेजेस पढ़ने जा रहे हैं करिकुलम के। तो करिकुलम के बेसिकली जो फेजेस हैं वो 4 हैं। प्लानिंग, कंटेंट एंड मेथड, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये करिकुलम के 4 बेसिक फेजेस हैं। अब इनमें ये 12 जो है नंबरिंग दी गई हैं। ये 12 क्या है? ये हर फेज़ के अंदर होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जिन्हें मैंने यहाँ नंबर से पॉइंट आउट किया है। प्लानिंग में 3 काम हम बेसिकली करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम जो है नीड आइडेंटिफाई, जो हमने पहले भी जो प्रोसीजर था उसमें भी देखा था कि सबसे पहले हमें जो डायग्नोस करना ज़रूरी होती है कि नीड्स क्या हैं हमारी। तो प्लानिंग में जो है वो आ जाएँगे कि नीड्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फॉर्म डेवलपमेंट टीम। अब जिन लोगों को मिला के आपने करिकुलम डेवलप करना है, ठीक है, तो आप उन, ये जो फेजेस है ना, ये करिकुलम डेवलपमेंट के फेजेस हैं। डेवलपमेंट वर्ड लाजमी लगाइएगा, फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आप अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसके बाद आप एक टीम को फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक टीम डिज़ाइन करेंगे जो आपके इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में आपके साथ काम करेंगी। उसके बाद कंडक्ट नीड असेसमेंट। अब आपने जो नीड्स आइडेंटिफाई की हैं, आप उनको असेस करेंगे कि आप किन किन सिचुएशंस में जो है उन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरा कि जो नीड्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, क्या वो नीड हैं भी या नहीं हैं, या ऐसे ही मतलब आप लोगों ने बस नीड्स क्रिएट तो नहीं कर लिए हैं, वाकई में ही उस जगह की ये नीड्स हैं या नहीं, ठीक है। आप नीड असेसमेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे कंटेंट एंड मेथड वाली साइड पे चले जाएंगे। वहाँ क्या होगा? स्टेट इंटेंडेड आउटकम्स, ठीक है। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, या लिस्ट बना लेंगे उनकी कि आपके ये इंटेंशंस हैं, आप ये करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्हीं अपने ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आप कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, और आपके जो भी मेथड्स हैं जिनसे आपने वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अचीव करना है, आप उन मेथड्स को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। कंटेंट एंड मेथड्स में ये वाले काम आ जाएंगे। फिर आप आएंगे जब आपका जो कंटेंट एंड मेथड है उसका भी डिसाइड हो जाएगा, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर पर आएंगे। अब आपने उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप सबसे पहले प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, ठीक है। आप करिकुलम की जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे? आप उस करिकुलम को फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो भी उसके रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट का वर्ड हमेशा आउटपुट के लिए यूज़ होता है। जब उसका रिजल्ट या आउटपुट आएगी, आप वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो आउटपुट का वेट करेंगे, जब वो आउटपुट आएगी उसके बाद आप टेस्ट करेंगे एंड रिवाइज करिकुलम। आप उस आउटपुट की बेस पे अपने करिकुलम को चेक करेंगे, जज करेंगे, और फिर आप रिवाइज करेंगे उस करिकुलम को। उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर्स। आपने जो भी आपके करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के फैसिलिटेटर्स हैं, वो कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं जो करिकुलम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। उन्हें रिक्रूट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, और उनको ट्रेनिंग्स देंगे आप। देन एट द एंड दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसी करिकुलम को। आपने रिवाइज भी कर लिया है, जो कमी बेशी है उन्हें
ख़त्म किया है। उसके बाद आपने नए फैसिलिटेटर्स को रिक्रूट किया है, उन्हें ट्रेनिंग्स दी हैं, उसके बाद अगेन उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया है। फिर इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग वाले साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, कि आपने किन किन तरीक़ों से इवैल्यूएट करना है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, ठीक है। आप उसे इवैल्यूएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप रिपोर्टिंग करेंगे उस पूरे करिकुलम की, जो जो चीज़ें आपने की हैं। पहले प्लानिंग की थी, फिर कंटेंट एंड मेथड डिसाइड किया था, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर था आपका। उसके बाद आप आखिर में इवैल्यूएशन की आपने, और अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज थे वो सब कुछ उस रिपोर्ट में आप सिक्योर कर लेंगे फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि करिकुलम एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, साइक्लिक है, ठीक है। कोई कमी बेशी होती है तो वो अगेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला। हाँ जी, मेरा ख्याल है बहुत है इतना। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल। ये मैं नाम से भी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा हमने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल पढ़ा था। तो प्रोडक्ट मैंने कहा आउटपुट होती है। तो सिंपल जो प्रोडक्ट मॉडल होता है उसमें आखिर में जो हमारा काम होता है वो इवैल्यूएशन ही होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस होता है और हमारे आउटकम्स रिजल्ट्स पे फोकस होता है। प्रोसेस मॉडल में क्या होता है कि प्रोसेसिंग, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है, उस पे आपका फोकस होता है। हाउ लर्निंग डिवेलप्स ओवर टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम आप चेक कर रहे होते हैं। अब इन दो के बारे में मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में बताया था। जो प्रोडक्ट होती है वो सम्मेटिव होती है, अगर इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक एट द एंड हमारे आउटकम्स या रिजल्ट से होता है, प्रोडक्ट से होता है। प्रोसेस मॉडल या प्रोसेस जो होता है वो हमारे फॉर्मेटिव से होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ताल्लुक़ होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारी इवैल्यूएशन जो होती है वो टाइम टू टाइम जो होती रहती है, ठीक है, विद इन प्रोसेस, हमारी ड्यूरिंग द प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए प्रोसेस जो मॉडल है वो एक किस्म का फॉर्मेटिव का वर्क कर रहा होता है। बस ये दो यही कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल के, ठीक है। आगे मज़ीद कुछ नया ही स्टार्ट होने जा रहा है, मेरा ख़्याल है एनफ है इतना, या पढ़ना है आगे? जी मैम, काफी है। मैम मैम काफी है इतने। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? जी, किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, क्लियर नो मैम। ओके, क्लियर है। अच्छा, आप लोग कोशिश करके असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का टेस्ट मुझे दे दें जल्द से जल्द, क्योंकि फिर वो वाली बात ही नहीं रहती है टेस्ट में, जब आप लोग वो नहीं करते फ़ौरन से, यानी कि सब्जेक्ट सिलेबस आपका कंप्लीट होते ही आप उसका टेस्ट नहीं देते, तो फिर वो बात नहीं रहती। आप लोगों ने रिसर्च वाले टेस्ट का भी मज़ा नहीं रहने दिया था, और अब इसी तरीके से असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है वो लेट कर दिया आप लोगों ने। तो चलें, ठीक है। फिर मैं इसका जो मटेरियल है वो अलग है, इसके हैंडआउट्स वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँगी, और उसके अलावा इसकी स्लाइड्स ये अलग हैं, ठीक है। तो आप हैंडआउट्स भी अपने पास रखिएगा, और ये स्लाइड्स भी मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इजाज़त दीजिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।